गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे थे। जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने पद्य साहित्य का इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक रीतिकाल तक पढ़ा दिया था और आधुनिक काल शुरू किया था। तो इस वीडियो में हम आपको आधुनिक काल पढ़ाएंगे। आधुनिक काल काल 1900 से शुरू हुआ है। तो आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब हुआ है? 1900 में। 1900 से माना जाता है कि ये आधुनिक कविता का प्रारंभ है। इस काल में यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ है। यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों एवं परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ है। इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ है। आधुनिक काल और आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम के विद्वानों ने अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया है। जो आधुनिक काल है उसको भी कई भागों में विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है, भागों में बांटा है। तो इसका सबसे पहला युग है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता युग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग, जिसका समय है 1850 से 1900। भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। किसका? हिंदी साहित्य का। इस युग में नवीन के प्रति मोह है, साथ ही प्राचीन के प्रति आग्रह भी है। इस युग नव जागरण का युग है। जो यह युग है जो नव जागरण का युग है। इस काल में कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो कविता है उसके क्षेत्र में उस कविता के क्षेत्र में कौन सी भाषा? ब्रजभाषा का यूज किया जाता है। और जो गद्य क्षेत्र है ना, उसमें खड़ी बोली का यूज किया जाता है। भारतेंदु युगीन काव्य का जो विशेषता है वो हम पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय भावना। इस युग के कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय प्रेम का बीजारोपण किया है। राष्ट्रीय भावना है इसमें जो भी कविता है उसमें ऐसी रचनाएं हैं जिससे देश प्रेम हमारे मन में, जनमानस के मन में उसके मतलब बड़े प्रेम, देश प्रेम। सामाजिक चेतना का विकास। इस काल का काव्य सामाजिक चेतना का काव्य है। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने हेतु कविताएं लिखी हैं। ठीक है, इसमें जो समाज में जो अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ हैं सामाजिक, उन सबको दूर करने के लिए कविताएं लिखी हुई हैं। हास्य व्यंग शैली को माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, सामाजिक अंधविश्वास पर करारी व्यंग का प्रहार किया है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया है। इसमें क्या है? भारतेंदु युगीन कवि ने क्या किया है? अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार पर अपना विरोध प्रकट किया है कविताओं के माध्यम से। इसके जो कवि हैं और रचनाएं हैं वो भी देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी जो रचनाएं हैं प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी आदि। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, इनकी भी जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। जीर्ण जनपद, आनंद वगैरह। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर। राधा चरण गोस्वामी, ये है नवभक्तमाल। अब दूसरा युग शुरू होता है, वो है द्विवेदी युग। यह होता है 1900 से 1920 तक। यह युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। इस युग के प्रवर्तक कौन है? जो आचार्य हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्हीं के नाम से यह युग का भी नाम पड़ा है द्विवेदी युग। इन्होंने 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इस युग में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को काव्य की भाषा के रूप में अपनाया गया। द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। क्या है? एक तो देशभक्ति है। इस समय देशभक्ति की मतलब देशभक्ति से प्रेरित काफ़ी कविताएं लिखी गई थी। द्विवेदी युग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला। इस काल में देशभक्ति विषयक लघु और दीर्घ कविताएं लिखी गईं।
अंधविश्वास और रूढ़ियों पर विरोध भी इस युग की जो कविताओं में दिखेगा। प्रकृति चित्रण, इस युग के कवियों ने प्रकृति के अत्यंत रमणीय चित्र खींचे हैं। मतलब इस एक युग के जो कवि हैं उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति को लेके काफ़ी अच्छे चित्रण किया है। प्रकृति को लेकर खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप, इस युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि खड़ी बोली में काव्य रचना हुई है। खड़ी बोली हिंदी को सरल, सुबोध और व्याकरण सम्मत में परिनिष्ठित स्वरूप प्रदान किया गया है। इसमें मतलब इसमें क्या है, जब खड़ी बोली है तो वो सरल भी है, सुबोध भी है, इसमें व्याकरण भी है और मतलब सुगम हो जाता है इस खड़ी बोली में लिखी हुई रचनाओं को पढ़ने में। द्विवेदी युग के जो रचनाकार हैं और जो रचनाएं हैं वो हम आपको यहाँ बता देते हैं। सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन से हैं? सबसे पहले तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी जो रचना है उसका रचना का नाम है सुमन। सुमन है, काव्य मंजूषा है। माखनलाल चतुर्वेदी भी हैं, इनकी कविता है हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी। राम नरेश पितृपाठी, मिलन और पतित। मैथिली शरण गुप्त हैं, पंचवटी, साकेत, यशोधरा इनकी और भी हैं। फिर आता है तीसरा युग, वो है छायावाद युग। इसका छायावाद का जो समय है वो है 1920 से 1936। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि इस छायावाद के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि बंगला में प्रतीकात्मक आध्यात्मवादी रचनाओं को छायावादी कहा गया है। उसी के अनुकरण पर हिंदी में प्रचलित ऐसी रचना को छायावाद कहा जाने लगा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार भी क्या कहा गया है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद है। छायावाद की विशेषताएं। अब छायावाद युग की हम विशेषताएं भी पढ़ लेते हैं। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो द्विवेदी युग कविता में अत्यंत स्थूलता, उपदेशात्मकता तथा इतिवृत्तात्मकता के रूप में आ गई थी, जिससे कविता नीरस बनने लगी थी। किस समय? द्विवेदी युग में। इसके फलता क्या हुआ? इस प्रतिक्रिया स्वरूप छायावादी कविता का जन्म हुआ। व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है, जिसमें कवि के निजी अनुभव तथा सुख दुख की अभिव्यंजना है। इसमें अहम भावना की अभिव्यक्ति हुई है, किंतु इस अहम के स्व में सर्व समाहित है। जैसे निराला की कविता है, उसमें लिखा है, मैंने मैं शैली अपनाई देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में झट उमड़ वेदना आई। प्रकृति प्रेम इसमें इस समय की जो कविता है उसमें प्रकृति प्रेम भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में है। किस तरह से? छायावादी काव्य में प्रकृति के प्रति प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। इन कवियों का मन प्रकृति प्रेम में खूब रमा है। प्रकृति के साथ आत्मीयता का संबंध जोड़ा गया है। निराला की जूही की कली, जो निराला कवि हैं उनकी जो कविता है वो है जूही की कली। इसका एक उदाहरण है। पंत हैं कवि, उनको तो क्या कहते हैं, प्रकृति के ही कवि कहते हैं उनको। और वे लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, छोड़ दुर्मों की मृदु छाया प्रकृति से माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। 4 नंबर का है प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण। छायावादी कवियों ने नारी सौंदर्य तथा प्रेम का चित्रण बड़ी रुचि और सहजता से साथ किया। मतलब उन्होंने जो प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया है इस समय के कवियों ने, वो बहुत ही रुचि से और हृदय के साथ किया है। और प्रसाद की ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। 5 नंबर का है रहस्यवादिता। छायावादी कविता में अलौकिक प्रेम का चित्रण हुआ है। दार्शनिक अनुभूति अथवा आध्यात्मिकता इस अलौकिक प्रेम में व्यंजित हुई है।
इस आध्यात्मिकता की रहस्यवादिता है। प्रेम और वेदना ने महादेवी वर्मा को रहस्योन्मुख बनाया है। उदाहरण के लिए क्या है, बीन भई हूँ मैं तुम्हारी, रागनी भी हूँ, दूर तुमसे हूँ, अखंड सुहागनी भी हूँ। छायावादी कवि के जो कवि हैं वो आगे चल के रहस्यवादी भी हो गए थे। तो छायावादी कवि देख लेते हैं, उनकी रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है श्री जयशंकर प्रसाद। इनकी जो रचनाएं हैं वो कामायनी, लहर, झरना, आंसू सुमित्रानंदन पंत की है, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, परिमल, अनामिका, गीतिका, मतलब ये इनकी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी उनको उनको निराला बोलते हैं, सुमित्रानंदन पंत को पंत भी शॉर्ट में बोल देते हैं, उनके जो शॉर्ट निक नेम बोलते हैं ना, उस टाइप से। महादेवी वर्मा, निहारा, रश्मि नीरजा, दीप शिखा, सांधे गीत वगैरह। फिफ्थ नंबर पे है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचना है रेणुका, हुंकार, रसवंती। और भी कवि हैं जो इनके नाम लिखे हुए हैं नीचे। बालकृष्ण शर्मा हैं, इनको नवीन बोलते हैं। भगवती चरण वर्मा है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, मुकुटधर पांडे आदि ये इनके कवि हैं। अब ये जो इसका जो अभी चल रहा था आपका छायावाद कवि, और इसको बताया था यही कवि रहस्यवाद के भी कवि थे। तो रहस्यवाद का भी एक बार हम देख लेते हैं। रहस्य का अर्थ है छिपी हुई बात। कहते हैं बहुत रहस्य है, तो इस तरह से जो रहस्यवाद होता है ना, रहस्य का अर्थ होता है छिपी हुई बात। अतः रहस्यवाद का अर्थ हुआ वह वाद विचारधारा जिसका मूलाधार छिपा हुआ हो, अज्ञात है, अगर छिपा हुआ हो या अज्ञात है। विश्व का सबसे बड़ा रहस्य परमेश्वर है, वही सर्वोच्च सत्ता है। उस परमेश्वर या परमात्मा के प्रति व्यंजित प्रेम साहित्य में रहस्यवाद कहलाता है। रहस्यवाद की विशेषताएं देख लेते हैं। एक है प्रेम की अभिव्यंजना। रहस्यवादी कवि अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करते हैं। वे प्रेमानुभूति की अभिव्यक्ति कई रूपों में करते हैं। दूसरा है आध्यात्मिक तत्वों की प्रधानता। आध्यात्मिक तत्वों की अभिव्यंजना भी रहस्यवाद की प्रवृत्ति है। जैसे कि आपको कबीर का एक दोहा देते हैं, जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, तत् तत् तथ्यो गयानी। और तीसरे नंबर का है रहस्यवादी कविता। रहस्यवादी कविता में विस्मय, जिज्ञासा तथा मिलनानुभव की अभिव्यंजना की जाती है। परोक्ष सत्ता के प्रति आकर्षण चौथा है। रहस्यवादी कवि परोक्ष सत्ता की शक्ति और अद्भुत सौंदर्य पर चकित होना एवं मुग्ध होकर उससे मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं। इस तरह की उन्होंने कविताएं की हुई हैं। इस काल में समर्पण की भावना, रहस्यवाद में आत्मसमर्पण की भावना भी पाई जाती है। इसमें साधक अपने अहंकार को मिटाकर पूर्णतः प्रियतम के सामने समर्पित हो जाते हैं। इसका उदाहरण है, तू जल जल होता जितना क्षय, वह समीप आता छलना मय, मधुर मिलन में मिट जाना तू, उसकी जो उज्ज्वल स्थिति में घुल मिल। महादेवी वर्मा का है ये। इसके कवि और रचना देख लेते हैं। कबीर का कबीर ग्रंथावली, महादेवी वर्मा का नीरजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तक गीतिका, जयशंकर प्रसाद का आंसू लहर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का अंजलि। जायसी, कबीर, मीरा प्राचीन रहस्यवादी कवि हैं। अब रहस्यवाद और छायावाद में अंतर क्या रहस्यवाद में है, क्या छायावाद में, मतलब हैं तो वो एक ही काल के, तो उनमें भी अंतर बता देते हैं। एक रहस्यवाद जिसमें चिंतन की प्रधानता होती है, लेकिन छायावाद में क्या होती है, कल्पना की प्रधानता होती है। इसमें ज्ञान और बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, लेकिन इसमें भावना की प्रधानता होती है छायावाद में। रहस्यवाद में इसकी प्रकृति दार्शनिक होती है, लेकिन इसकी जो प्रकृति है वो मूल होती है। अब इसका नेक्स्ट है प्रगतिवाद। इसका जो समय है वो है 1936 से 1943। इसमें बताया गया है कि जो प्रगतिवाद का दूसरा नाम है उसको हम उत्तर छायावाद युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छायावाद युग मतलब उत्तर।
उत्तर छायावाद युग भी प्रगतिवाद को कहते हैं, जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद, सामाजिक क्षेत्र में समाजवाद है और दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही साहित्य क्षेत्र में प्रगतिवाद है। प्रगतिवादी साहित्य का मूलधार मार्क्सवादी विचारधारा है। इस विचारधारा में गरीबों के प्रति जो गरीब हैं उनके प्रति बहुत सहानुभूति है तथा पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश है। मतलब ये जो है ना आपका प्रगतिवाद, इसमें गरीबों के प्रति बहुत सहानुभूति है और जो पूंजीवाद हैं उनके प्रति आक्रोश है। ये अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या विशेषताएं बताई गई हैं इनमें। सबसे पहला है शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा। जो प्रगतिवाद की मुख्य विशेषता है, पूंजीवादी व्यवस्था शोषण को जन्म देती है, सामाजिक विषमता को पैदा करती है, अतएव मतलब शोषकों का अंत होना चाहिए। मतलब इसका क्या है कि जो शोषक हैं उनका अंत होना चाहिए। इसका भी हम देख लेते हैं, दिनकर जी का लिखा हुआ है। श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, युक्ति की लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। अब यथार्थ का चित्रण करना प्रगतिवादी साहित्य का ध्येय रहा है। राज्य में समाज में जो कुछ भी घटित हुआ है उसका साफ साफ बयान करना इसका लक्ष्य है। अब हम इसको देख लेते हैं। इसका जो मतलब जो रचना दी हुई है, एक दोहा दिया हुआ है, कविता। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, बाप बेटा बेचता है धर्म धीरज प्राण खोकर, हो रही अनरीति बर्बर राष्ट्र सारा देखता है। तीसरे नंबर का देखते हैं, रूढ़िवाद का विरोध। प्रगतिवाद रूढ़िवाद का कट्टर विरोधी है, साथ ही भागवाद, आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक के अस्तित्व में भी प्रगतिवाद का विश्वास नहीं है। इसका देख लेते हैं, दिनकर का ये लिखा हुआ है। भागवाद है आवरण पाप का। चौथा नंबर है खूनी क्रांति में विश्वास। साम्यवादी व्यवस्था की प्रतिष्ठा एवं शोषण के अंत के लिए प्रगतिवादी कवि खूनी क्रांति का आह्वान करते हैं। उन्हें समझौते या हृदय परिवर्तन की नीति पर विश्वास नहीं है। कुछ ऐसे कहते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मचे जाए। वो मतलब ये नहीं कि हम किसी मतलब समझौता कर लें, नहीं, समझौता के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं रहते हैं। खूनी क्रांति में विश्वास करते हैं वो। व्यक्तिवाद के विरुद्ध विद्रोह। प्रगतिवाद छायावादी व्यक्तिवादिता के विरुद्ध विद्रोह है। प्रगतिवादी रचना में व्यक्तिगत सुख दुखों या रागात्मक अनुभूतियों का चित्रण नहीं है, अपितु सामाजिक भावों की अभिव्यंजना है। नारी मुक्ति का स्वर। नारी मुक्ति का स्वर भी प्रगतिवादी रचनाओं में मुखरित हुआ है। कैसे, वो भी हम देख लेते हैं। वो क्या, इस युग में जो युगों से शोषित प्रताड़ित बंदिनी नारी है, उसको क्या बोल रहे हैं, पुरुष समाज के सदृश प्रतिष्ठित करने का स्वर है। मतलब कि पुरुषों की तरह ही उनको भी प्रतिष्ठित करो, उनको आदर सम्मान दो। मार्क्सवाद का गुणगान करना भी प्रगतिवाद की प्रवृत्ति रही है। लाल रूस है ढाल साथियों हम मजदूर किसानों का। इस प्रगतिवाद की रचना और कवि देख लेते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और आदि और भी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुकुरमुक्ता, वेला, नए पत्ते, नागार्जुन, भस्मासुर, युगधारा आदि। शिव मंगल सिंह सुमन, प्रलय सृजन विश्वास बढ़ता ही गया। गजानन माधव, मुक्तिमोद, चांद का मुंह टेढ़ा है और बालकृष्ण शर्मा, नवीन, कुमकुम। सुमित्रानंदन पंत, गुंजन। और भी इनके कवि हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। अब आता है प्रयोगवाद इसका समय है 1943 से 1950।
प्रयोगवाद का आरंभ जो हुआ है वो है आपका आगे द्वारा प्रकाशित जो प्रथम तार सप्तक से हुआ है। इसका प्रकाशन सन है 1943 और दूसरा जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1951 में हुआ था। आगे इस जो आगे हैं वो इस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन सा वाद है ये? प्रयोगवाद। इस वाद के जो आगे जी हैं ना वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद। प्रयोगवादी कविता के लेखक अपने अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद की अभिव्यंजना करते हैं। सामाजिक जीवन के साथ वे सामंजस्य नहीं रखते, वे आत्मविज्ञापन ही अधिक करते हैं। नग्न यथार्थवाद। इस कविता में अति नग्न यथार्थवाद का भी चित्रण किया गया है। जिस वस्तु को श्रेष्ठ साहित्यकार अश्लील और अस्वस्थ समझकर संयम बरतता है, उसी वासना एवं वर्जनाओं की खुलकर अभिव्यक्ति करने में प्रयोगवादी नहीं हिचकते हैं। जैसे कि मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षाओं की वेश्या बुरी तरह घास रही है। अति बौद्धिकता। प्रयोगवादी कविता में बौद्धिक व्यायाम की उछल-कूद ज़्यादा है। अनुभूति और रागात्मक की कमी है। प्रयोगवादी कवि पाठक के हृदय को तरंगित नहीं करते, अपितु मस्तिष्क को कुदेरते हैं। इनके जो कवि हैं और इनकी जो कविताएं हैं, कवियों की जो पाठक पढ़ते हैं तो उनके साथ ऐसा होता है कि वो मतलब हृदय से तरंगित नहीं होते, मतलब उनका मस्तिष्क कुदेरने लगती हैं वो कविताएं। उपमानों की नवीनता। प्रयोगवादी कवियों ने उपमानों, रूपकों तथा प्रतीकों के क्षेत्र में नए प्रयोग किए हैं। जैसे कि प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया है, बिजली की स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है। इसके कवि और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, इनको आगे बोलते हैं। इनका पूरा नाम है ये जो आगे जो हमने ऊपर पढ़ाए थे, इनका नाम पूरा क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन है। तो इनका जो रचना है वो आंगन के पार द्वार, बाबरा अहेरी इत्यलम, गजानन माधव मुक्तिमोद, चांद का मुंह टेढ़ा, भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, धर्मवीर भारती, अंधा योग, कनुप्रिय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कवि की घंटियाँ, बांस का पुल, और भी कवि हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। नई कविता। अब इसके बाद आता है नई कविता। तो इसका जो समय है वो है 1950 से अभी तक जितना चला आ रहा है वो पूरा नए कविता का युग है। तो अब हम नई कविता के बारे में भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। जिन कवियों ने में नए भावबोधों, आधुनिक युगीन विचारों की अभिव्यंजना नवीन भाषा शिल्पों के माध्यम से की गई है, उसे नई कविता के नाम से जाना जाता है। इसमें बौद्धिकता, क्षणवाद तथा लघु मानवाद के प्रति रुझान होता है। ऐसी कविताएं प्राय सन 1950 के बाद लिखी गई हैं और नई कविता प्रयोगवादी कविता का नया संस्कार है। इस धारा के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? डॉक्टर जगदीश गुप्त। नई कविता की विशेषताएं देख लेते हैं। आधुनिकता की अभिव्यक्ति। इसमें क्या है? आधुनिकता की अभिव्यक्ति। आधुनिकता नई कविता के जो आधुनिकता है वो नई कविता के केंद्र में प्रतिष्ठित है। आधुनिक विषयों के क्षेत्र में होने वाली खोजों, विज्ञान के प्रसार से उत्पन्न विचार तथा भागवत परिवर्तनों की अभिव्यंजना नई कविता आधुनिकता के रूप में करती है। शिल्पगत नवीनता। नई कविता के कवि नए प्रतीक व नए उपमानों को ढूंढते हैं और ईमानदार अनुभूति को बाड़ी देते हैं। ऐसे मेरे सपने इस तरह टूट गए, जैसे कि क्या बोलते हैं? मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुंजा हुआ पापड़ है। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। नई कविता के केंद्र में मानवता की तो प्रतिष्ठा है ही, साथ ही लघु मानवता के प्रति भी अधिक सहानुभूति है। चौथा नंबर है बिंब योजना की अधिकता। नई कविता में मूर्तिमत्ता या बिंब योजना जितनी अधिक मिलती है उतनी उसके पूर्व की हिंदी कविताओं में कभी नहीं की थी और इससे पहले इतनी नहीं थी।
वे बिंब अधिकतर प्रतीकात्मक और सांकेतिक हैं। 5 नंबर पे है बौद्धिकता। नई कविता छायावादी चित्रमोह से मुक्त होकर विचारों के बौद्धिक आलेख में बदल गई है, फलता इसमें द्रुहता आ गई है। अब इसका हम 6 नंबर का भी देख लेते हैं। 6 नंबर का जो है वो है क्षण का महत्व। क्षण का महत्व। नई कविता में क्षणवाद का विशेष महत्व है। इस कविता के लेखों का विश्वास है, जो लेखक है ना, उनका विश्वास है कि इस विशिष्ट क्षण का महत्व बहुत सारे सामान्य क्षणों से कहीं अधिक है। ओके, अब हम देखते हैं इसकी जो कवि हैं और रचनाएं उनको। सबसे पहले कवि हैं दुष्यंत कुमार। उनकी रचनाएं साये में धूप, नरेश मेहता सराय की एक रात, धर्मवीर भारती अंधा युग, गजानंद माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोज, और भी इनके कवि हैं। बकाया अब आपको यहाँ पे दिया गया है, सही विकल्प दिए हुए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं। इनके यहाँ नीचे इनके जो उत्तर हैं, सही उत्तर वो भी दिए गए हैं। जोड़ी बनाना है, मिलान है। तो आप कहा आज यहाँ पे जो पद साहित्य का जो इतिहास था वो बच्चों पूरा कंप्लीट कर लिया है हमने। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे गद्य साहित्य का इतिहास, उसको भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों आज हमारा ये पद साहित्य का इतिहास पूरा जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।